So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking to you about our new chapter that is Atomic Trends. ओके ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर का सब चैप्टर है, मतलब कि एक सब टॉपिक है और इसको मैं एक काइंड ऑफ जैसे केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है ना, ये मैं इसके बाद स्टार्ट करने वाली थी, बस इस पार्ट को मैं डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी डाल दूंगी इसको। पर ये जो टॉपिक है ना, ये पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी एंड इट्स एलिमेंट है ना, ये जो थर्ड चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, जो फर्स्ट चैप्टर है आप कह लो, और आपकी एनसीईआरटी बुक में जो कि आपका 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक है, उसका थर्ड चैप्टर ये है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेडिशनल था वो सारा का सारा ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन में करके बता दिया था। सेकंड में मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला था। थर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था क्या? अच्छा, ये मैं थर्ड में पढ़ा रही हूँ। और इसके बाद आप आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब मेरा पार्ट 4 वाला एटॉमिक ट्रेंड्स देख लेना। ये पार्ट 3 में मैं डालने वाली हूँ, ठीक है ना? चलो समझ गए आप मेरी बात। इसको प्लीज सीक्वेंस में देखना। अगर आप पहले से सीक्वेंस में देखते आ रहे हो मेरे वीडियो तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा बाहर से एक बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कोई किसी की शादी हो रही है, बारात चल रही है, शायद वही हो रहा होगा। अच्छा, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या बोलता है एटॉमिक ट्रेंड्स के बारे में। देखो, एटॉमिक मतलब केमिस्ट्री की दुनिया, और ट्रेंड्स मतलब वो कोई ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा नहीं, ठीक है ना? ये कोई ट्रेंड्स वाली वो कपड़े नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे वो फैशन वगैरह नहीं चल रहा। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि केमिस्ट्री में देखो क्या चीज़ ट्रेंड चल रही है, ठीक है ना? मतलब ये केमिस्ट्री के ट्रेंड की बात कर रही है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ट्रेंड का एक मतलब है। क्या मतलब है? देखो, ये केमिस्ट्री का ट्रेंड कुछ ऐसा है कि ये जो आपको मैंने ये बना के बताया था ना पीरियोडिक टेबल, ये आपके लिए एक सुरंग होने वाला है आगे आगे चल के। क्या होने वाला है? आगे चल के ये आपको सुरंग की तरह साबित हो सकता है। मतलब कि ये एक ऐसा सुरंग है जिसमें सिर्फ एलिमेंट और एलिमेंट आपको दिखेंगे, और यहाँ पे आके बहुत लोग भटक जाते हैं। आपको भी पता है बहुत लोग भटक जाते हैं नीट एस्पिरेंट्स, और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोस्तों ये एक ऐसा सुरंग है, मैं वेट कर रही थी कब तक वो ड्रम बजना रुकेगा, ठीक है? तो चलो, ये एक ऐसा सुरंग है जिस सुरंग के अंदर जब आप चलोगे तो आप क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। समझ में आ रहा है? ये एक केमिस्ट्री का एक ऐसा सुरंग है। तो इस सुरंग से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि आप किसी भी सुरंग में जाओगे तो आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज की क्या जरूरत पड़ेगी? पहले आपको एक मैप की जरूरत पड़ेगी कि आपको उस सुरंग में खजाना कहाँ पे मिलेगा। ये पहली बात। एग्री करते हो कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात आपको क्या देखना पड़ेगा? दूसरी बात, आपके पास कंपास होनी चाहिए, क्योंकि जो मैप आप देख रहे हो उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन होगा, आपको जाने का रास्ता होगा उधर। और आपके हाथ में जो डायरेक्शन मैग्नेट, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं ना? अच्छा, तो मैग्नेट कॉम्पास, तो मैग्नेट कॉम्पास आपको ये बताइए कि आप कहाँ पे हो, अभी नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, मतलब जिसके थ्रू आप डायरेक्शन का पता करके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं एटॉमिक ट्रेंड्स में ये बोलना चाहती हूँ, इस सुरंग में जाने के लिए आपको 2 चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आगे चल के आप उस चैप्टर की तरफ बढ़ते रहोगे और नए नए सुरंग आते रहेंगे। और उस सुरंग को मतलब उस सुरंग से बचने के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? अच्छा, आपको जो 2 चीज़ की ज़रूरत है वो ये है, आपको जेड इफेक्टिव की ज़रूरत है और एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट की ज़रूरत है। ये मैंने क्या बोला? ये चीज़ आप तब समझ सकते हो जब आप एक प्यारा सा मैग्नेटिक कंपास को अच्छे से जान लोगे। हमारा प्यारा सा मैग्नेटिक कंपास को मैं अभी तैयार करती हूँ चुटकियों में, जस्ट वेट। हाँ, अच्छा, पहले तैयार करने से पहले एक बात बताती हूँ। यहाँ पे आपको चलना किस तरह से है, यहाँ पे आपको चलना भी तो सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आप चलोगे कैसे? देखो, यहाँ पे ना, अगर आप एक इंसान हो तो इस इंसान को, आप जैसे इंसान को इस मतलब इस सुरंग में चलने के आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप ऐसे चलोगे, कैसे? ऐसे। या तो आप ऐसे चलोगे, कैसे? ऐसे। समझ रहे हो? तो मतलब 2 तरीके हैं जाने के, समझ रहे हो? तो दोनों तरीकों को हम अच्छे से स्टडी करेंगे फिर। मतलब आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हो या फिर टॉप टू बॉटम जा सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो चलो मैं इसको अच्छे से रब आउट कर देती हूँ, फिर बताती हूँ आगे कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। अब ध्यान दो, मैं एक
मैग्नेटिक कंपास बना रही हूँ, इस कंपास को आपको अपने दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रखना है और उसको रखने का एक सही तरीका बताऊंगी, ठीक है ना। उस तरीके को भी जान लेना अच्छे से। तो मेरा क्या तरीका है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक क्या बनाऊंगी, न्यूक्लियस बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी, न्यूक्लियस बनाऊंगी। उस न्यूक्लियस में क्या होंगे, उस न्यूक्लियस में होंगे कुछ ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स में कौन बसते हैं, ऑर्बिट्स में बसते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन बसते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये एक एटम का घर है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर नहीं भी बताया तो आपको ये चीज अभी अपने दिमाग में रट लेनी चाहिए। क्या रट लेनी चाहिए, कि ये किसी भी एक एलिमेंट का घर है कि नहीं, ओके। और ये उस घर के अंदर का पैसा है। अच्छा ठीक है, इसको घर के अंदर का पैसा नहीं, ऐसा मान लो कि ये हमारा ही घर है, हम इंडियंस का घर है, और ये कौन है, हमारी भारत माता। कौन, हमारी भारत माता। समझ रहे हो। अच्छा, अब हम बात करेंगे दो चीज की, किन किन चीजों की, दो चीज की। जो मैं बता रही हूँ ना, इसको आप अपनी भाषा में लिखोगे। अच्छा, मेरे को ना पता नहीं है कि आप लोग नोट्स कैसे लिखते हो, पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक तरीका होता है नोट्स लिखने का। आप जिस तरह से ब्लैक बोर्ड में मैं जो पॉज करके हटा देती हूँ वीडियो को, आप इस तरह से अगर लिखते हो ना, यहाँ पे जो भी लिखा होता है उसको कॉपी पेस्ट करके, तो आप कभी भी उस नोट्स को पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा, पढ़ भी लोगे तो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको याद भी नहीं रख पाओगे। तो आपको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है कि नहीं। अच्छा, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका क्या है, मैं जो भी बोलती हूँ ना, उस बोलने में आपको थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट लगता ही होगा, 1 2 चीजों में लगता है कि नहीं। अगर नहीं भी लगता, चलो मान लिया नहीं लगता, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक में एंटरटेनमेंट लाना है। कैसे लाना है, आप किसी भी बातों का कॉमेडी बनाना बहुत पसंद करते होंगे। बहुत लोगों की एक खूबी होती है कि वो लोग कॉमेडी बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी चीज़ को लेके बहुत अच्छी तरह से उस पर फन करना, मस्ती करना, है ना। आपको क्या करना है, मैं जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मस्ती नहीं है या मेरी बातों में कुछ ऐसा दम नहीं है, तो आप खुद से बना सकते हो उस चीज़ को। और अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में दम है या मेरे पढ़ाने में कुछ ना कुछ फायदा है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ों को अपनी भाषा में, जैसे आप मराठी, मतलब आप जिस भी स्टेट के हो, आप उसको उस तरह से लिख सकते हो। चल निकल, इसको यहाँ से निकाल दिया, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके आज ही एक डेमो दे के बताऊंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको मैं जिस तरह से आज डेमो देके बताऊंगी, आपको क्या करना है, ठीक वैसे ही अपने नोट्स को क्रिएट करना है, उसको स्ट्रक्चराइज करना है। इससे क्या होगा, आप जब देखोगे ना, आपने तो मोबाइल में शॉर्ट्स देखा होगा, मीम्स देखे होंगे, रील्स देखे होंगे, उसमें कभी कभी एक पेज निकल के आता है, इंस्टाग्राम के भी पेजेस निकल के आते हैं, फेसबुक पेज होती है, उन पेजेस में आप देखते होंगे कि आपको मीम्स दिखती है कि एक लड़का दूसरे लड़के को कुछ बोल रहा है, और दिस विल बी लाइक, है ना, मामा भी लाइक, नीट एस्पिरेंट्स विल बी लाइक, ऐसे ऐसे मीम्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रही है। देखो, मुझे पता है कि ट्रेंडिंग वीडियोस क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनोगे, तो आप भी उसको ना बिल्कुल काइंड ऑफ फेसबुक पेज जैसा पढ़ोगे। उस पेज को इस तरह से क्रिएट करने की इस तरह से क्रिएट करने का सोचो अपने पेज को, है ना। इस तरह से मॉडिफाई करो, मतलब इंसान को देख के अच्छा लगे उसको, है ना। अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को किस तरह से हमको क्या करना है। तो देखो, दो टॉपिक है। क्या है, एक है शील्डिंग इफेक्ट। क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम भी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दोनों नाम बता देती हूँ, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना दोस्त। देखो, इन दोनों इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान देना। यहाँ पे क्या नाम, किस नाम का इस्तेमाल किया गया है, शील्डिंग इफेक्ट। नाम से पता चल रहा है। देखो, एक तो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग नाम, बहुत बच्चों को स्क्रीनिंग का मतलब नहीं पता होगा। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि छांट लेना, पर इट्स ओके। पर अगर आपको शील्डिंग का भी मतलब पता चल जाएगा ना, तो आप इजीली इस बात को समझ पाओगे। क्या, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना, हमारी भारत माता को। ये है हमारी भारत माता, कौन है, इस तरह से लिखना, मैं बताती हूँ, ठीक है ना। जैसे ये हमारा भारत माता है, तो इस तरह से एरो लिख के यहाँ पे न्यूक्लियस मत लिखते जाना, इसको लिखना एरो लगा के यहाँ पे भारत माता, ऐसे लिखो। हाँ, मजा आएगा यार, मजा आएगा। थोड़ा टाइम दो ना, पढ़ाई को टाइम दोगे तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, बात सुनो, आगे क्या करना है। ये कौन है, ये हम आम जनता है। कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे लिखो आम जनता, लिख दिया। अच्छा, ये आम जनता है, ये हमारी भारत माता है। तो क्या होता है, तो सिचुएशन ये होती है कि एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर से
क्या करती है, इंडिया में आती है। मतलब कि अगर कोई इंसान बाहर से इंडिया में आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आम जनता उसको क्या नाम देंगी। अब बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, फॉरेनर। क्या बोलते हैं, फॉरेनर। मतलब ये कौन है, फॉरेनर। अच्छा, जब ये फॉरेनर इंडिया में आएगा, मतलब कि हमारे भारत में अगर कोई अंग्रेज आएगा तो हम क्या बोलेंगे। जब ये आम जनता को पता लगा कि ये फॉरेनर उनके लिए क्या कर सकता है, इनको लूट रहा है, इनको कुछ भी मतलब उनको लूट लूट के जा रहा है या उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है फ्यूचर में, तो ये क्या बोलेंगे, ये सब के सब इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। मतलब सब के सब क्या करेंगे, गोली लेके क्या करेंगे, शूट करेंगे। अच्छा, अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो सब क्या करेंगे, एक नारा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नारा लगाएंगे। भले ही उनके पास कोई हथियार ना हो, है ना, हथियार का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम क्या बोलेंगे, ये सब नारा लगाएंगे। क्या नारा लगाएंगे, साइमन गो बैक। क्या बोला मैंने, साइमन गो बैक। मतलब ये साइमन गो बैक तो आपने सुना ही होगा ना, जब आप छोटे थे तब ये नारा लगता था, है ना। आपने एसएसटी में तो पढ़ी होगी यार। अच्छा, नहीं भी पढ़ी होगी तो मतलब ये जो फॉरेनर है, या फिर आपको अगर नहीं भी पता तो ऐसे लिख लेना, फॉरेनर गो बैक, ठीक है ना, भारत से निकलो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से जब आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अच्छा, ये क्यों बोलेंगे ऐसा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, हम आम जनता चाहते हैं, क्या चाहती है हम लोग, हमको चाहिए इंडिपेंडेंस, हमको चाहिए आज़ादी। और हमको नॉट ओनली आज़ादी, हमको ये भी चाहिए कि हम अपने भारत माता को, हम अपने कल्चर को क्या करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। ये भारत माता है, हम भारत को प्रोटेक्ट रखने के लिए क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो आम जनता है, इनका काम क्या है, इसको बचाना। और जब भी कोई फॉरेनर आएगा तो उनको क्या कर देना, शूट कर देना। तो इनका काम क्या है, इसको शूट करने का। ये एरो में क्या, इस एरो से मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इस एरो का मतलब ये है कि शूट करो। शूट का मतलब वो गोली में नहीं, उसको निकाल देना। और ये निकालेगी कैसे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केमिस्ट्री आ जाती है, केमिस्ट्री बोलना चाहती है। अब ये इसको कैसे निकालेगा, अब इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, रिपल्जन होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने नेगेटिव चार्ज का इस्तेमाल करके ऐसा पावर जनरेट करेंगे, ऐसा रिपल्सिव पावर जनरेट करेंगे कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आएगा वो झटक से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये हो जाती है हमारी पूरी की पूरी स्क्रीनिंग इफेक्ट का पूरा जर्नी। अच्छा, समझ में आ गया, तो ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट, इस तरह से आपको याद रखना है। अच्छा, आगे बात करती हूँ मैं जेड इफेक्टिव। अब देखो दोस्तों, क्या है ना कि ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आया है, इस इलेक्ट्रॉन को भारत माता से तो प्रोटेक्शन मिल ही रहा है, पर भारत माता को भी पता है कि है तो वो मेरा बेटा ही, भले ही वो भारत का नहीं हुआ, पर है तो मेरा बेटा ही, मैं हूं तो माता ही, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी इंसान को मेरे इस प्यारी सी मिट्टी से भगा दिया जाए। तो वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। मतलब कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो जो बाहर का जो साइमन है वो चला जाए, वो अपना इस पृथ्वी को छोड़ के चला जाए। पृथ्वी को नहीं, मतलब इस धरती को छोड़ के चला जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बातचीत हो रही है यहाँ पे, किसके बीच में बातचीत हो रही है, इनके बीच में बातचीत हो रही है। ऐसे समझ में आया, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चीज हो रही है वो क्या हो रही है, जेड इफेक्टिव। तो आप अगेन डायग्राम बनाओ, और ये जो मैंने आम जनता, भारत माता, ये जो लिखा है वो तो आप लिखो, पर ये जो साइमन गो बैक है ना, इस नारे को हटा दो। इस चीज को आप जब रब कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि जेड इफेक्टिव में आपका मुद्दा क्या है, इलेक्ट्रॉन को भगाना नहीं, इलेक्ट्रॉन को लेके आना। यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को भगाने का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरे कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को लाने का इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये है सेकंड, जेड इफेक्टिव का। अच्छा, जेड इफेक्टिव का दूसरा नाम क्या है, देखो ये जो आप दिख रहा है,
ये तो चलो देसी भाषा में हमने बोल दिया, पर केमिस्ट्री की भाषा में यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो चाहेगी, क्या चाहेगी कि जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव पॉजिटिव में बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन ही होता है, तो वो पूरी तरह से चाहेगी कि वो बाहर का भी इलेक्ट्रॉन मेरे घर पे आ सके। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ में आया? ओके, यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही, ये जस्ट मेरे लिए डेमो था, एक वीडियो, समझ रहे हो? अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट में एक और चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा, आप इसको नोट डाउन कर लो। पहले तो आप इजीली इसको नोट डाउन कर लो, मैं बोलना भूल गई थी बीच में एक चीज, ठीक है ना? आप इसको अगर नोट डाउन कर लिए हो तो मैं इसको रब आउट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे लिखो स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पे एक चीज बोलना मैं ये भूल गई थी कि देखो यहाँ पे इसका सामना, ये जो साइमन है बाहर का, इसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। क्यों सामना पड़ेगा? जब वो, देखो आप मुझे एक बात बताओ, घर के जो सोना, घर में नहीं, किसी भी म्यूजियम में आप चले जाओ, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहाँ पे होती है? क्या सिक्योरिटी सबसे ज्यादा वहां पे होती है जहाँ पे सबसे मतलब वहां पे होती है जहाँ पे महंगी चीज रखी जाती है, या वहां पे होती है जहाँ पे कोई चीज नहीं रखी जाती? मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये है भारत माता, मतलब एक्चुअल मनी, मतलब वो डायमंड वाला। हाँ, तो ये है वो चीज। तो इसको कौन सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देगा? सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वो देगा जो इसके आसपास है, जिसने उसका क्या बना रखा है, आसपास एक ऐसा सर्कल बना रखा है कि मतलब किसी भी साइड से आ गया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम पूरी तरह से तैयार है। बट फिर भी हम सेकेंड लेवल का एक फोर्स बना रहे हैं, मतलब कि ये लेयर बना दिया उन्होंने एक और, जहां पे कि एक और इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन की घेर, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ने घेर रखा है। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को सेकेंड लेयर का सामना करना पड़ेगा, फिर उसको बड़ी सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो अंदर के जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये स्पेरिकल शेप के होते हैं, मतलब कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट का काम क्या होता है? अच्छा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, मतलब स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के होते हैं, ये आपको पता है। तो मतलब वो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो पहले तो उसको एस छोड़ के बाकी जितने भी ब्लॉक्स है उसका सामना करना पड़ेगा, और वो इजीली कर भी लेगा। क्यों? अब इसके पीछे का रीजन देखो। जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, देखो अगर आप डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ओके, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक तो कॉम्प्लेक्स होता है, चलो उसको नहीं बना सकती मैं, पी ब्लॉक की बात करोगे तो देखो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन इसको झेल के नहीं आ सकता? ये जो ये बनाया है ना मैंने, इसका मतलब ये है कि उसने बस इतने ही पार्ट को घेर रखा है, बाकी का पार्ट इसका खुला है। तो इलेक्ट्रॉन इजीली, अगर साइमन के पास पावर हुआ तो वो पूरा पावर का इस्तेमाल करके भी वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक पहुंच जाएगा? यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंचने की हिम्मत रख देगा। पर मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच जाएगा, पर इसके अंदर कैसे पहुंचेगा वो, ये बोल रही हूँ, कैसे पहुंचेगा वो? देखो, जब वो यहाँ तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पे वो अटक जाएगा। कैसे अटकेगा? क्योंकि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसने उस मोती को, इस हीरे को बिल्कुल सर्कुलर वे में क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। आप जब स्पेरिकल शेप बनाते हो, स्पेरिकल मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट का शेप बनाते हो, तो ऐसे ही बनाते हो। ये एस ब्लॉक एलिमेंट का शेप है, मतलब कि एस ब्लॉक एलिमेंट ने पूरी तरह से घेर रखा है, न्यूक्लियस को घेर रखा है कि नहीं? अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है? और वेरएज अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे इतना प्यारा सा नोड है जिसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन इजीली घुस जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का कोई रिपल्जन ही एक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि क्यों नहीं रिपल्जन होता। समझ गए? चलो मैं इसको रब आउट कर रही हूँ और स्क्रीनिंग इफेक्ट को बस इतना सा बता दूं कि एस ब्लॉक में ज्यादा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। अच्छा, डी ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मुझे, डी ऐसे लिखना चाहिए। तो ये क्या है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर। समझ में आया? ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से लिख दो और फिर मैं बात करूंगी एटॉमिक ट्रेंड्स, मतलब इसको कैसे अप्लाई करना है एटॉमिक ट्रेंड्स में। ये तो हमने जस्ट मैग्नेटिक कंपास की बात कर ली। तो देखो दोस्त,
अब हमको क्या करना है, अब हमको समझना है कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, मतलब उस कंपास का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। कंपास देखो, अगर आप अनपढ़ भी हो ना तो आपके कंपास को पढ़ के, आप एक अगर नॉर्मल इंसान की बात करूँ तो कंपास को पढ़ के निकाल सकता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। और उसकी तैयारी उसने जब वो छोटा था तब उसने कर ली थी। पर अब तुम हो केमिस्ट्री में, तुमको केमिस्ट्री को चलाना है, ठीक है ना। तुमको केमिस्ट्री पे क्या करना है, मास्टरी करना है। और उसको मास्टरी करने से पहले आपको कंपास का पूरा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कंपास का डायग्राम बनाते हैं। क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सबसे पहले मैंने बोला कि हमको किसकी ज़रूरत है, एक तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अच्छा, कंपास बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक कंपास। आज मैं पूरा वैसे लैंग्वेज में आपको पढ़ाना चाहती हूँ जिससे आप इंटरेस्ट रखो पढ़ने का। क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरा ऑर्बिट। अच्छा, वो कंपास किससे बना था, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिट से ही बना था कि नहीं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स हमको कौन देगा। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेगा कहाँ से। पहले अब आप एक काम करो, अब आप डायरेक्टली जाओ पीरियोडिक टेबल में। जो चीज़ आपको पढ़ाई गई थी, क्या पढ़ाई गई थी, पीरियोडिक टेबल को। अच्छा, जब आप इस पीरियोडिक टेबल में चलते हो, आप मुझे एक बात बताओ, आप अपनी पीरियोडिक टेबल की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो। क्या आप ऐसे चल के नंबरिंग स्टार्ट करते हो या फिर ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करते हो। क्या हाइड्रोजन के बाद हीलियम ऐसे लिखा जाता है, या हाइड्रोजन के बाद हीलियम यहाँ पे लिखा जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा जाता है हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरोन कार्बन, ऐसे लिखा जाता है कि नहीं। ओके, तो मतलब नंबरिंग कैसे हो रही है, ऐसी हो रही है। समझ में आ रहा है, मतलब जब तुम इधर से इधर चलते रहोगे, इधर चलते रहोगे, इधर चलते रहोगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जब आप चलते रहोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का बंदोबस्त कौन कर देगा, लेफ्ट टू राइट। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन्स आया कहाँ से। इलेक्ट्रॉन्स के आने का रीजन पता चला, एटॉमिक नंबर का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। समझ में आया, तो रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इज हाउ वी विल गेट इलेक्ट्रॉन्स, हाउ वी विल गेट इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो। वी विल गेट इलेक्ट्रॉन्स बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। समझ में आया, ठीक वैसे ही तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बंदोबस्त हो गया। चलो, हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स आ गई है। अब हमको क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन्स रहते कहाँ पे, खाना प्लेट में रहता है, आप घर में रहते हो, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट में रहते हैं। मुझे भी पता है इलेक्ट्रॉन्स घर में रहते हैं, पर इलेक्ट्रॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन का मेंबर मिलके ही एक घर बनाता है। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है ना। तो आपका शर्ट कहाँ पे रहता है, आपके बॉडी पे रहता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन के साथ रहती है। समझ में। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन आपको मिल चुका है, अब आपको चाहिए ऑर्बिट। ऑर्बिट का इस्तेमाल, ऑर्बिट का बंदोबस्त कौन करेगा, जब आप ऊपर से नीचे जाते हो। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने जब आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का जानकारी दिया था कि नहीं। तो वहां पे आपको मैंने इस तरह से ऐसे ऐसे करके पढ़ाया था, ऐसे ऐसे करके मैं आगे आगे बढ़ रही थी, ऐसे ऐसे करके। वो चीज़ क्या थी, वो नॉनसेंस नहीं थी। वो चीज़ ये बताना चाहती थी, मैं वहां पे ये बताना चाहती थी कि जितना आप नीचे जा रहे हो वो क्या हो रहा है, वो शेल्स जो है ना वो बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको शेल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहती थी। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है वो बता रही थी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में भी 8 ही होंगे, ठीक है ना। 8 क्या क्यों होंगे, उनकी ऑर्बिट को सेटिस्फाई कर सके वो, ठीक है ना। वो चीज उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऑर्बिट्स को हम अरेंज कहाँ से करेंगे, ऑर्बिट्स को हम लाएंगे कहाँ से, है ना। घर बनाने के लिए हमको पत्थर सीमेंट चाहिए, लाएंगे कहाँ से, इंडस्ट्री क्या है उसकी, उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। क्वेश्चन क्या हो गई, हाउ वी विल गेट ऑर्बिट्स। अच्छा, ऑर्बिट्स कहाँ से मिलेंगे हमको, आंसर लिखो, व्हेन वी विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ में आया। अच्छा, मतलब जब हम ऐसे चलेंगे, अब हम ऑर्बिट्स को लेके आते हैं। पहले तो हम इंडस्ट्री पे गए और बड़े बड़े ऑर्बिट्स को उठा के लेके आए।
फिर हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ पकड़ के ऑर्बिट में डाला। समझ में आया? इस तरह से हमने अरेंज किया। तो अब यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब एटॉमिक ट्रेंड्स का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करेंगे? एटॉमिक ट्रेंड्स का इस्तेमाल मैं जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड में बताती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं भी इसको रब करके बताती हूँ। देखो, हम एटॉमिक ट्रेंड्स का इस्तेमाल 4 जगहों पे करेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, फिर हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि आपको पार्ट 4 में पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको पार्ट 4 में बाकी के 2 और एटॉमिक ट्रेंड्स पढ़ाए जाएंगे। क्या पढ़ाए जाएंगे? थर्ड वाला होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फोर्थ में होगा हमारा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिटेल में इनके बारे में जब आप बोर्ड के सामने रहते हो ना, तो आपका ध्यान ज़्यादा होता नहीं है कि आप बोर्ड में लिख क्या रहे हो, ठीक है ना, तब आप स्पेलिंग पे पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाते हो। अच्छा, जो भी है, तो इन चारों चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं अब इसको रब आउट कर देती हूँ और जो पहली चीज़ पढ़ा रही हूँ एटॉमिक रेडियस, उस पर कंसंट्रेट करती हूँ, ठीक है। फालतू में लिखवाया था मैंने ना, अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप पहले क्लासीफाई करो और फिर लिखो, ठीक है। तो चलो, तो पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इट इज द, अच्छा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा ऑर्बिट जो हमने अरेंज किया था, है ना। तो इस न्यूक्लियस का इस ऑर्बिट से, अच्छा, कौन सा वाला ऑर्बिट? इतने सारे ऑर्बिट्स हमने अरेंज किया, पर हमको कौन सा वाला ऑर्बिट का इस्तेमाल करना है? वो जो साइमन वाला इलेक्ट्रॉन, पता है ना आपको, साइमन वाला इलेक्ट्रॉन कौन था? वो हमारा सबसे ज्यादा बड़ा आउटर मोस्ट ऑर्बिट था। क्या था? वो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट था। उस ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से जितना दूर है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन भारत माता एंड साइमन वाला इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, है ना। ऐसा मत लिख देना, ठीक है ना। अब प्लीज मुद्दे वाली बात लिखो। क्या लिखना है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द outermost electron of, अच्छा, एन एटम। अच्छा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है ना। समझ में आया आपको? तो ये एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन हो गया। आगे बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। एटॉमिक रेडियस आपको 4 तरीके के मिलेंगे। कब मिलेंगे? देखो, जब एक एटम सिंगल होता है तब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कब आती है? जब कोई रिलेशनशिप में होती है। ये आपको भी पता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो ये जब एटम स्टार्टिंग में सिंगल था तो हमको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, हम इतना सा पढ़ के आयनाइजेशन एनर्जी में चले जाते। पर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये रिलेशनशिप में आया तो हमको और उसके 4 टाइप्स दिखे। क्या दिखे? हमको उसके और 4 टाइप्स दिखे। मतलब क्या लिखोगे आप यहाँ पे? व्हेन एटॉमिक रेडियस कम्स अंडर, अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना चाहिए। रिलेशनशिप मतलब कि बॉन्डिंग, then it is divided into 4 categories. ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये एक्सप्रेस करने के लिए कि आप यहाँ पे आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 4 कैटेगरीज का इस्तेमाल करना है। अच्छा, क्या क्या कैटेगरीज है? याद भी करवा दूंगी, टेंशन मत लो, पहले लिख लो। वैलेंस, यहाँ पे क्या है? वैंडर वाल फोर्स।
देखो चारों फोर्स जो आपको पता है ना, वो सारे के सारे फोर्सेस, ठीक है ना। पहले वैंडरवॉल, वैंडरवॉल ये फोर्स नहीं होगा यहाँ पे हम रेडियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको वैंडरवॉल रेडियस की बात करनी है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा रेडियस मेटेलिक रेडियस, यहाँ पे 3 होंगे, सॉरी यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, 3 होंगे, 3 कैटेगरीज। अच्छा, मेटेलिक रेडियस, और तीसरा होगा कोवेलेंट रेडियस। तो हम इसके बारे में भी बात करने चाहिए। मतलब आपको भी पता है कि जब कोई रिलेशन में आता है, मतलब जब कोई बॉन्डिंग में आते हैं, तो कितने टाइप के बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास आयनिक बॉन्ड को छोड़ के हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड आते हैं। एक होता है वैंडरवॉल फोर्स, वैंडरवॉल रेडियस, मतलब बॉन्डिंग के थ्रू एक रेडियस क्रिएट होता है, उसको वैंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। बॉन्डिंग के बाद मेटेलिक बॉन्डिंग में जब रेडियस क्रिएट होता है, उसको मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। और बॉन्डिंग के बाद जब कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद जब कोई रेडियस क्रिएट होता है, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कौन सी इंजीनियरिंग होती है? एक ऐसी इंजीनियरिंग जहाँ पे मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग कौन सी इंजीनियरिंग होती है? एक ऐसी इंजीनियरिंग जहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग कौन सी इंजीनियरिंग होती है? एक ऐसी इंजीनियरिंग जहाँ पे सिविल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जो एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे, वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। क्या कॉन्सेप्ट लगता है? पहले हमने क्या पढ़ना है हमको? अच्छा, पहला पार्ट लिखो। हमने अभी जो 3 पार्ट्स देखे, क्या क्या पार्ट्स देखे? वैंडरवॉल, कोवेलेंट और मेटेलिक। तो चलो कोवेलेंट से स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूं, तो कोवेलेंट रेडियस में आप देखोगे कि इट इज द, अच्छा रेडियस में क्या आपको ध्यान देना है? जो एटम्स जब देखो यहाँ पे देखो, जब 2 एटम्स क्या करती है? बॉन्ड बनाती है। ये इस तरह का जब बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में, तो यहाँ पे जो एक न्यूक्लियस है और जो दूसरा वाला न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को, मतलब उस बॉन्डिंग में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। मतलब इसका डिवाइडेड बाई 2। इसको तो हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। और मतलब डिस्टेंस ही बोलते हैं, पर रेडियस के टर्म्स में हमको इसको डायमीटर मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का क्या है? दोनों बॉन्डिंग के बीच का है। देखो ये तो चलो मान लिया हम इसको डायमीटर बोलते हैं, क्योंकि ये 2r है मैथ्स के टर्म्स में। पर यहाँ पे बॉन्डिंग हो चुकी है, इसलिए ये कोवेलेंट वाला डायमीटर है। समझ रहे हो? और अगर ये कोवेलेंट वाला डायमीटर है और ये नॉर्मल वाला रेडियस है, ये मैथ्स वाला रेडियस है, ये अगर मैथ्स वाला रेडियस है, तो ये क्या है? ये कोवेलेंट वाला रेडियस है। अभी मैंने बोला ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक ऐसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है जहां पे मैकेनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में सिविल का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैथ्स में जिसको हम रेडियस बोलते हैं, केमिस्ट्री में हम उसको कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं, या फिर कोवेलेंट रेडियस में हम उसको कौन सा रेडियस बोलते हैं? एक ऐसा रेडियस जिसके आगे कोवेलेंट लग जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में हमने सिविल लगा दिया। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं मेटेलिक रेडियस की, तो वहां पे क्या होगा? ये है हमारा आर्म रेडियस, और यहाँ पे जब मेटेलिक बॉन्डिंग होगी तो हम उस रेडियस को बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। ये है हमारा आर्म रेडियस। जब अगर उसमें वैंडरवॉल फोर्स का इस्तेमाल होगा, तो जो रेडियस क्रिएट होकर आएगा, उस रेडियस को हम बोलेंगे वैंडरवॉल रेडियस। समझ में आया? ओके। तो हम पहले बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की। तो पहले तो आपको लिखना है कि कोवेलेंट रेडियस होता क्या है। यहां पे आपको लिखना है, इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है। अच्छा, यहां पे बॉन्डिंग कौन सी हो रही है? बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग तो होगी,
पर यहाँ पे भी दो टाइप की चीजें दिखेगी। एटम भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हेटेरो एटम और एक होता है होमो एटम। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं इस टर्म का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ। अभी मैंने आपको क्या करवा के बताया, ओवरलैपिंग करवा के बताई, क्योंकि एक नॉर्मल रेडियस तो ओवरलैप नहीं करता, ये एबनॉर्मल रेडियस का निशानी है, और एबनॉर्मल चीजें ही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और इस एबनॉर्मलिटी को हम कहाँ पे देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पे देखते हैं। और इसी के चलते आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है, और दो टाइप्स पढ़ना पड़ रहा है। कौन से दो टाइप्स पढ़ना पड़ रहा है, पहले आपको पढ़ना पड़ रहा है होमो एटम के बारे में, और दूसरा हमको पढ़ना पड़ रहा है हेटेरो एटम के बारे में। और अभी तो रुको, प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ जाती है, जब आप दोनों के अलग अलग फॉर्मूलेज देखते हो निकालने के। तो अच्छा, क्या ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखो होमो एटम बोला है ना, तो होमो एटम मतलब सेम एटम, ये ए ये भी ए, साइज सेम, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा डी आर डी सी, मतलब इसको कोवेलेंट रेडियस से रिप्रेजेंट कर दूंगी मैं, हाँ कोवेलेंट का डिस्टेंस। तो इसका जो रेडियस आप कैलकुलेट करोगे, रेडियस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी इक्वल टू डी सी बाई 2 करोगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मान लिया, समझ लिया, आगे बढ़ो। पर जब वो हेटेरो एटम हो जाता है, मतलब कि एक छोटा और एक बड़ा, तब प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कि ये ए है, ये ए है, कोई दिक्कत नहीं था अब तक, अब ये ए है और ये बी है, अब दिक्कत है। क्या दिक्कत है, ये जो डिस्टेंस है, अच्छा यहाँ पे ना डी सी मत लिखो, यहाँ पे डी ए लिखो, डी दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है ना, इसलिए डी ए लिखो, वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस किसके बीच में है, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ये इस कारण की वजह से मैंने यहाँ पे लिखवाया। अच्छा, क्या है डिस्टेंस में कमी, यहाँ पे आप जब रेडियस निकालोगे तो आप इस तरह से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दोनों एटम्स जो है वो बड़े छोटे हैं। तो आपको निकालना कैसे है, आपको किसी भी एटम का साइज कैसे निकाल सकते हो आप, किसी भी एटम का साइज आप उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जान के निकाल सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके चलते कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जाएंगे, ऑर्बिट्स क्रिएट होंगे, और इसके चलते क्या होगी, साइज में उतार चढ़ाव होंगी। तो इससे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि आपको नहीं पता। पर आप टेंशन मत लो, जब पेपर आएगा तो आपको वैल्यूज दी होंगी, पर आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला का। जो फॉर्मूला मैं बताने वाली हूँ वो ये है, रेडियस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोई बात नहीं, पर ये हेटेरो एटम का है। क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस ऑफ ए बी का पता पहले करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं पता कर सकती तो मैं रेडियस नहीं जान सकती। यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैंने डिस्टेंस बता दिया, पर यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, यहाँ पे देखो अगर आप इस 2 को ऊपर लेके जाओगे तो इससे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे दोनों एटम का जो रेडियस है वही है डी ए के बराबर। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दोनों एटम का रेडियस डी ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ये हेटेरो एटम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 0.9 एक्स ए माइनस एक्स बी, वेयर एक्स ए शुड बी ओके एक्स बी माइनस एक्स ए, क्यों, क्योंकि एक्स बी शुड बी ग्रेटर देन एक्स ए, नहीं तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है, तो ये आपका फॉर्मूला होने वाला है। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं करना, डिवाइड बाई 2 नहीं करना, समझ में आया। तो ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, इससे आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी क्या है, तो यहाँ पे आप लिखे एक्स ए एंड एक्स बी आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी। समझ में आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है, लिख लेना। तो मैं एक काम करती हूँ, हट जाती हूँ और इसको आप लिख डालो, फिर मैं आपको आगे के 2 रेडियस पढ़ाती हूँ। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये चीज मैंने क्या लिख रखा है, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने कुछ खास नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब पहले जो लिखा था उसी को लिख रखा है, मतलब मैंने मिटाया नहीं। इन अदर वर्ड्स मैं कुछ ज़्यादा एक्टिंग कर लेती हूँ ना, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं आप क्या बताना चाहती हूँ, मैंने एटॉमिक रेडियस वाले टर्म के नीचे जो चीज़ लिखी थी वो क्या लिखी थी, कोवेलेंट रेडियस लिखी थी, है ना। और अब मुझे क्या लिखना है, आप भी हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ पे क्या लिखना है, मेटेलिक रेडियस।
मतलब कि नाम बदल रहा है, मतलब काम पूरा डेफिनेशन सेम है, बस काम ही बदल रहा है। मतलब कि अभी मैंने बताया ना आपको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ मैकेनिकल वाला वर्ड लगाओ, मतलब ये है पूरा का पूरा डेफिनेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बस इस मतलब ये है पूरा का पूरा इंजीनियरिंग का डेफिनेशन, इसके आगे जस्ट मैकेनिकल लगाओगे तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन जाएगा। इस इंजीनियरिंग में अगर आप केमिकल लिख दोगे तो केमिकल बन जाएगा, और सिविल लिख दोगे तो सिविल इंजीनियरिंग बन जाएगा। वैसे ही ये एक ऐसा डेफिनेशन है जिस डेफिनेशन के नीचे अगर आप मेटेलिक बॉन्डिंग लिख देते हो तो वो मेटेलिक रेडियस बन जाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग लिख देते हो तो कोवलेंट रेडियस बन जाता है, और वैंडरवाल फोर्स लिख देते हो तो वो वैंडरवाल रेडियस बन जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक बॉन्डिंग। समझ में आया? अच्छा, अब हमको क्या करना है, दो एटम लेना है। यहाँ पे मेटल के बीच में ना कुछ ऐसा होता है, क्या होता है, इतनी दूर होती है, मतलब दो मेटल्स आपस में क्लोज नहीं होते, ओवरलैप नहीं करते एटम्स। तो ये जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, मान लो कि ये डिस्टेंस डी है, ठीक है ना, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मेटल विल बी d/2। बस इतनी सी बात है। यहीं पे मैं मिटा के इसके नीचे दूसरा वाला टर्म लिख देती हूँ, इसके नीचे नहीं लिखूंगी मैं, अभी मैं नीचे इसलिए बोल रही थी ऐसे क्योंकि अभी मैं बस इसको मिटाऊंगी, इसको मिटाऊंगी, और किसको मिटाऊंगी, इसको भी मिटाऊंगी, और क्या टर्म लिखूंगी, वैंडरवाल रेडियस। मिटाना तो सभी पड़ा, नाम ही इतना बड़ा है, वैंडरवाल रेडियस। और यहां पे क्या लिखूंगी, वैंडरवाल फोर्स या फिर बॉन्डिंग। अच्छा, वैंडरवाल क्या होता है, वैंडरवाल फोर्स जो होता है वो नोबल गैसेस में लगता है, तो आप इसको साधारण एटम तो नहीं बोल सकते, ये मामूली से एटम है नहीं, तो ये है क्या, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। मैं बोलना क्या चाहती हूँ, ये है हमारा घर, घर में मान लो एयर है, एयर में मान लो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कभी O के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब इन गैसियस स्टेट ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो O2 कैसे होगा, दो मॉलिक्यूल क्रिएट करेगा, मतलब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं तो ऐसे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में होती है ऑक्सीजन, ठीक है ना, शो करती है ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो आप बाद में पढ़ोगे, तो पहले ध्यान दो इधर, कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ोगे। हाँ, तो यहाँ पे एक गैस बनी, और ये है आपस में सामने वाली गैस। ऑक्सीजन तो सब जगह प्रेजेंट है ना, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे, तो उसका सामने जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना ऑक्सीजन को, तो एक गैस के सामने दूसरी गैस प्रेजेंट होगी, तो जितना ज्यादा क्लोज प्रेजेंट होगा, तो उस ऑक्सीजन गैस का इस ऑक्सीजन गैस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वैंडरवाल रेडियस, उसका डिवाइड बाई 2। तो ये जो डी है वो क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ वैंडरवाल फोर्स विल बी, वैंडरवाल रेडियस विल बी इक्वल टू d/2। समझ में आया? ओके, आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, और फिर मैं आपको बताऊंगी ऑर्डर। क्या बताऊंगी, ऑर्डर। अच्छा, ये आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर जो होती है ना, तीनों में आपको अलग अलग दिखेगी। क्या क्या दिखेगी आपको, ऑर्डर। आप पहले ऑर्डर लिखो, आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। आप मुझे एक बात बताओ, एटॉमिक रेडियस नाम सबको क्या समझ में आता है, ये है एटम और ये है उसका रेडियस, मतलब रेडियस मतलब ये है न्यूक्लियस, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर की बात कर रही हूँ, मतलब कि आपको भी पता करना है कि किसका रेडियस बड़ा है और किसका रेडियस छोटा है। अब तक आपने जितने भी बॉन्डिंग देखी, 3 बॉन्डिंग देखे, तीनों के बॉन्डिंग के अलग अलग रेडियस का डिस्टेंस दिखा। कोवैलेंट में इतना पास था, कोवैलेंट में जो बॉन्डिंग बनी थी वो ऐसे बनी थी, मतलब ओवरलैप कर रहे थे एटम एक एटम पे। तो समझ में क्या आ रहा है, तो अगर इसका जो हम रेडियस निकालेंगे, इसका रेडियस क्या होगा, छोटा ही होगा। एक तो डिस्टेंस होता है इतना एक एटम का, एक न्यूक्लियस का एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, पर वो जो दूसरा वाला एटम आ रहा है उसके डिस्टेंस को तो और छोटा कर रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है, डिस्टेंस कम हो गया, मतलब कि सबसे छोटा रेडियस, एटॉमिक रेडियस कौन कंटेन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? अच्छा, अब है मेटल के बीच का बॉन्डिंग। मेटल जस्ट टच करते हैं ऑर्बिट को, बस
जस्ट टच कर दो, बस हो गया मेरा काम। तो मतलब मेटल रेडियस ऑफ कोवेलेंट से तो थोड़ा बड़ा ही है वो, समझ में आ रहा है। और वेंडरवॉल में तो आपने देखा ही होगा, एक गैस का मॉलिक्यूल इस कॉर्नर में और दूसरा गैस का मॉलिक्यूल इस कॉर्नर में, दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एक अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंडरवॉल। समझ में आ रहा है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, यहां से V उठा लो, यहां से M उठा लो और यहां से C उठा लो, बन जाता है वर्धमान मेडिकल कॉलेज। तो ये है हमारा क्या, ट्रिक, और ये है हमारा ऑर्डर। तो अच्छे से लिख डालो वर्धमान मेडिकल कॉलेज, इस तरह से आप याद रखना। और यहाँ पे वेंडरवॉल फोर्स, मेंटल बोलने वाली थी, और कोवेलेंट रेडियस का पूरा ऑर्डर। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में सारी बातें खत्म हो गई। ओ, एक चीज रह गया, मेन चीज तो पढ़ाई नहीं मैंने आपको, ट्रेंड्स नहीं पढ़ाया, तो आप इसको नोट डाउन करो, मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो अब यहाँ पे लिखो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। ये जो आपने एटॉमिक रेडियस लिख रखा था ना, इसके नीचे लिखो ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में मैंने आपको क्या बोला था, आपको दो तरह से जाना है, एक तो ऐसे और एक तो ऐसे। तो पहले लिखो लेफ्ट टू राइट क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया था। मतलब इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त होता है। जब आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ला रहे हो आप, ये आपका घर है और घर के अंदर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हो। और आपको पता है जब आप किसी घर में किसी बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को लाते हो तो क्या अंजाम होता है उसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है कि नहीं। अच्छा, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के चलते आप मुझे एक बात बताओ, शील्डिंग इफेक्ट, मतलब जो कि शील्डिंग इफेक्ट वाला था हमारा, जब आप शील्डिंग इफेक्ट करोगे इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहेंगे अपने आस उनको लाना, पर साइड में एक न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, जो कि भारत माता होती है, वो नहीं चाहती कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, घर छोड़ के चला जाए। वो माँ अपने बेटे को खींच के रखती है, मतलब कि उतना न्यूक्लियर चार्ज की जो कैपेसिटी है ना, न्यूक्लियस की जो कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाती है। वो न्यूक्लियस अपनी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस अपने आप को कैपेबल बनाएगा उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए। मतलब यहाँ पे वो शील्डिंग इफेक्ट है ना, जो आम जनता है, आपको भी पता है, माता में जितनी पावर होती है बेटे में उतनी पावर नहीं होती। तो जो बच्चे हैं ना उनमें उतनी पावर नहीं है, मतलब हम आम जनता है ना, हम में कोई पावर नहीं है, सारी पावर उनमें है, समझ रहे। तो हम जितना भी लड़ ले, हम जितने भी नारेबाजी कर ले, वो कोई काम का नहीं है, वो सब फीका है। जब मदर इंडिया क्या कर सकती है, बाहर के किसी फॉरेनर को अपने घर में डाल सकती है। तो मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ने से क्या होना चाहिए था, रेडियस का बढ़ना चाहिए था, पर इलेक्ट्रॉन तो घर के अंदर घुसे जा रहा है, दोस्ती तो बढ़ी जा रही है, मतलब कि रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा रेडियस क्या कर रहा है, घट रहा है, साइज और डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो और मजबूत होता जा रहा है। न्यूक्लियस जितना मजबूत होगा उतना अट्रैक्ट करेगा, और उससे क्या हो जाएगी, रेडियस की साइज छोटी हो जाएगी। तो मतलब रेडियस क्या होता है यहाँ पे, डिक्रीज कर जाती है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है, या फिर कह लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, डोमिनेट, इंक्रीज हो जाएगी। रीजन आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, यहाँ पे तो जस्ट मैंने एक छोटा सा रीजन बता दिया, अब तक मैंने जो भी आपको हिंदी में पढ़ाया वही है उसके रीजंस। अच्छा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, यहाँ पे ना भारत माता भी कुछ नहीं कर पाते, आई एम सॉरी टू से, पर मेरे को ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट्स आ रहे हैं, कुछ लोग हैं वो क्रूरता करते हैं, हमारी प्यारी सी नेचर के साथ खिलवाड़ करती है, हमारे इस प्यारे से एग्रीकल्चर, हमारे इतने प्यारे से एनवायरनमेंट के साथ क्या करती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ हमारे इंडस्ट्री से कुछ ऑर्बिट्स प्रोड्यूस हो गए। इस ऑर्बिट ने क्या किया, लोगों को नए नए घर दिए, इस नए नए घर के अंदर नए नए इंसान बसने लगे, और इस नए नए इंसान ने क्या किया, हमारी भारत माता, हमारी इस धरती को खराब किया। समझ में आता है। तो
यहाँ पे आम जनता क्या कर गई, डोमिनेट कर गई। मतलब कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गई, डोमिनेट कर गई। और इसके चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फीका पड़ गया और रेडियस कुछ नहीं कर पाई और उसको बढ़ना ही पड़ा। मतलब अब जो रेडियस है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? आम जनता ने साइमन जैसे लोगों को भगा दिया। अगर वो लोग उनको भगा देंगे, आम जनता, तो क्या हो जाएगी, उनकी इफेक्टिविटी न्यूक्लियस के थ्रू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम अगर किसी को कि हम अगर पीएम के पास बॉडीगार्ड लगा दे और एक साधारण इंसान पीएम से मिलने आए, देखो पीएम ने अगर उस इंसान को देख लिया तो वो जरूर आने बोलेगा, पर पीएम के देखने से पहले अगर उस बॉडीगार्ड ने उस इंसान को भगा दिया तो क्या वो पीएम का मुंह तक देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। मतलब कि यहाँ पे पीएम के बॉडीगार्ड्स डोमिनेट कर गए उस इंसान के सामने। समझ में आया? मतलब कि यहाँ पे रेडियस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो गया, फीका पड़ गया, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया? ये था हमारा पूरा चैप्टर का ओवरव्यू। अच्छा, यहाँ पे और दो चीजें जो मैं बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों चीजें जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका भी ट्रेंड्स मैं अभी बता देती हूँ। इन तीनों का ट्रेंड्स मतलब रेडियस के ट्रेंड से पूरा अपोजिट है और तीनों सेम है। क्या बोला मैंने? इन तीनों के ट्रेंड्स में क्या होता है, इनके ट्रेंड्स अभी बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको रीजनिंग करके दी है, तो यहाँ पे मैं ये क्योंकि और ट्रेंड्स की बातें चल रही है यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, जहां पे रेडियस बढ़ना घटना चाहिए था वहां पे क्या होता है, रेडियस बढ़ जाता है। और टॉप टू बॉटम, जहां पे रेडियस बढ़ना चाहिए था वहां पे घट जाता है। और इसका पूरा रीजन अगर आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे पार्ट 4 वाले वीडियो को अच्छे से देखो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस की, ठीक है ना, जिसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। अब एटॉमिक रेडियस को तो ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर करके हम पढ़ ही लेंगे एक्सेप्शंस, पर आगे जो भी एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका एक्सेप्शन ऐसे पढ़ाऊंगे ना मैं आपको कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। कैसे? क्योंकि मैं उसमें ऐसा ट्रिक का इस्तेमाल करूंगी जिसको आज तक किसी ने नहीं इस्तेमाल किया होगा। समझ में आया? अच्छा, तो अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस पढ़ने के पीछे का एक्सेप्शन थोड़ा सा, मतलब उत्पटांग तो होगा नहीं इसमें, कोई मैंने उत्पटांग चीज डाली नहीं है, एज इट इज पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक्सेप्शन कुछ ऐसा है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5। इसका मतलब क्या है, इन पांचों पीरियड में आपको क्या दिखेंगे, एक्सेप्शंस दिखेंगे। कौन सी एक्सेप्शन दिखेगी? एक ही एक्सेप्शन दिखेगी। देखो, फर्स्ट के 3 पीरियड्स में आपको क्या दिखेंगे, इन तीनों पीरियड्स में आपको, यहाँ इसको आप एक्सेप्शंस तो नहीं बोल सकते, इसको आप ये मान लो, देखो रेडियस में लेफ्ट टू राइट, अच्छा पीरियड का मतलब मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एक्सपेक्टेशन क्या थी हमारी, लेफ्ट टू राइट घटनी चाहिए रेडियस, है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, रेडियस घटनी चाहिए, पर रियलिटी क्या है, रेडियस बढ़ गई। रीजन क्या है, नोबल गैस एटम, इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस एलिमेंट में, इलेक्ट्रॉन बोल रही हूं, नोबल गैस एलिमेंट में सबसे ज्यादा क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। क्या बोला मैंने, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन पोजेस हाईएस्ट रेडियस along द पीरियड। पूरे पीरियड में, मतलब कि हीलियम की रेडियस हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। आगे चलते हैं, हमारा हलीना नहीं, हलीना नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब नियॉन जो होगा
उसकी जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। ऐसे घटती है ना, तो सबसे ज़्यादा कम तो नियॉन की होनी चाहिए, पर रियलिटी क्या है, नियॉन की सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आया? चलो, ये चीज़ अगर समझ में आए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे ये पीरियड 3 तक चलेगा ऐसा, ठीक है ना। 4 और 5 में, अच्छा 3, 4, 5 में क्या होता है चलेगा, ठीक है, पर 3, 4, 5 में ऐसी क्या चीज़ है जो हमको देखनी पड़ेगी। दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको ये दिखेगा। अच्छा, मैं आपको 4 और 5 का पहले बता देती हूँ, फिर मतलब जो अभी बताने वाली थी ना वो ग्रुप का था, तो ग्रुप की बात पहले लास्ट में करते हैं, पहले ग्रुप की बात, पहले पीरियड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस इन पीरियड की बात पहले करते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो बात करते हैं फोर्थ में क्या होगा। फोर्थ में क्या होगा, फिफ्थ में वो चीज़ नहीं होगी। फोर्थ में क्या होगा, ध्यान दो, फिफ्थ को हटा ही दो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फोर्थ पीरियड में क्या होता है, स्कू, टी, वी, सी, आर, फी, मैंगनीज, फी, को, नी, कू, जिंक, ये आपको पता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। मैं यहाँ पे कर इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शंस, और रियलिटी को लिखने के लिए मुझे वापस नहीं करना उसको वापस, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली बता देती हूँ क्या होता है। स्टार्टिंग के 3 और एंडिंग के 3 को पकड़ लो। पहले क्या होता है, पहले रेडियस जो होता है वो क्या करता है, बढ़ता है। पहले क्या होता है, पहले जो रेडियस है ना वो घटता है। क्या बोला मैंने, पहले जो रेडियस है ना वो घटता है। पहले क्या होता है, पहले जो रेडियस है ना वो घटता है। फिर क्या होता है, यहां पे रेडियस हो जाता है सेम, मतलब इन सब की रेडियस क्या है, सेम। फिर क्या होती है, रेडियस बढ़ जाती है। मतलब रेडियस कैसे बढ़ेगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि हम यहां से यहां जा रहे हैं, है ना। और यहां से यहां में क्या होगी, रेडियस घटेगी, मतलब ऐसे जाएगी। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा होता है इसका। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आ ही जाएगी आपको। समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे रेडियस डिक्रीज क्यों हो रही है। सबका रीजन एक ही है, सबका रीजन एक है। रेडियस के घटने का रीजन क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैन पावर घट गया, और वुमेन पावर मतलब रानी, भारत माता, उनकी पावर बढ़ गई। यहाँ पे क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया, मैन पावर बढ़ गया, मतलब कि यहाँ पे कौन बढ़ा, जेड इफेक्टिव। जेड मतलब जनता, जेड इफेक्टिव बढ़ गई। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गई। समझ में आया, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट घट गई। रीजन एक ही है, बस इसको आसपास। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे सेम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट और जो जेड इफेक्टिव थे वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये है इसके पीछे का रीजन। समझ में आया इसका रीजन। तो चलो इस रीजन को अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं एक्सेप्शंस एंड ग्रुप पढ़ाती हूँ आपको। देखो दोस्तों, ग्रुप में ना आपको पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4 और पीरियड नंबर 5 यहाँ पे कुछ हलचल दिखेगी। ओके, मैंने एक और चीज गलत लिख दिया, 4th, 5th, 6th, क्योंकि हमने पीरियड नंबर 1 से लेकर 3rd तक की सारी बातें कर ली थी, और 4th की भी बातें कर ली थी, पर वो पीरियड की बातें थी। अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। पीरियड नंबर 4 को हम 3D एलिमेंट्स बोलते हैं। 4 लिखा यहाँ पे है पर पढ़ते इसको 3D है, इसको 4D और इसको 5D। इसके पीछे का रीजन आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में पता चलेगा। अब तक बस ये समझ लो कि जो 3 मतलब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप को हम 3D बोलते हैं, इसको 4D और इसको 5D, मतलब ऐसे करके नंबर बढ़ रहा है, 3 4 5 हो रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा रेडियस किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। पहले आप मुझे ये बताओ, रेडियस ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, 3 की होनी चाहिए थी, 4 की होनी चाहिए थी, 5 की होनी चाहिए थी, 5 की होनी चाहिए थी। ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं कि 5 की बड़ी कम है, नहीं, 5 की ज़्यादा है, किससे, 3 से।
पर उसकी 4 से इक्वल है। यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पे 4D और 5D की जो साइज है वो इक्वल है? यहाँ पे वो रीजन नहीं है कि Z इफेक्टिव जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इक्वल है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है रीजन। रीजन इज नॉट दिस। तो यहाँ पे क्या है रीजन? इसमें के पीछे रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनियम और एक्टिनियम वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आपको लेंथेनियम का कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है और एक्टिनियम का कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है वो पता चलेगा। अभी तक के लिए ये समझ लो कि जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, शील्डिंग इफेक्ट जो अप्लाई हो रहा है उसमें जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना वो अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाते, तो इसीलिए यहाँ पे लेंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन होना जारी होता है। और यहाँ पे जितना नीचे आप पाओगे उतना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को दिखेगा आपको, और इसके चलते आपको ये पता चलेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट में तो पावर नहीं है स्क्रीनिंग इफेक्ट को एम्पावर करने के लिए। और जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा क्या, उतना ज़्यादा हमारा शील्डिंग इफेक्ट, मतलब मैन पावर। और मैन पावर ही अगर खत्म हो गई तो साइज बढ़ेगी कैसे? साइज तो वैसी की वैसी ही रहेगी। समझ में आया? अब तक के लिए ये रीजन काफ़ी है। तो यह यहाँ तक आप लिखो। और एक और आपको एक्सेप्शन दिखेगा, ये तो पहला नंबर का एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन ये है, ग्रुप नंबर 13 में अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको सारे एक्सेप्शंस दिख जाएंगे, कोई टेंशन मत लो। इसके आगे आपको कोई बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी एक्सेप्शन की, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो, आपको पता है बैंगन आलू गाजर इन थैला होता था पहले, अभी भी थैले में ही है सारी चीजें, पर प्रॉब्लम क्या है, अब बैंगन आलू गाजर नहीं, अब लोग ज्यादा गाजर खाने लग गए हैं और फिर आलू खाने लग गए हैं। समझ में आया? क्योंकि लोग मोटे हो गए हैं, तो अभी इंसान को पहले गाजर की जरूरत है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता हो जाना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ग्रुप 30 में होना क्या चाहिए? एक्सेप्शंस क्या है? पहले तो होना क्या चाहिए, रियलिटी पता करो। रियलिटी क्या होनी चाहिए? हमेशा आपका स्टेप क्या होना चाहिए? पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए, जब आप एक्सेप्शन पढ़ते हो आपको सारे के सारे एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। जब आपको ऑर्डर पूछा जाता है ना एटॉमिक रेडियस का, तब आपको एक्सेप्शन में जाना पड़ेगा। पहले आपको रियलिटी ढूंढना है। मैं आपको बताती हूँ पहले स्टेप्स क्या है। यहाँ पे लिख दो स्टेप 1, इन सॉल्विंग ऑर्डर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन 90% ऑफ द पेपर में आते ही है। 90% सबसे ज़्यादा आपको इनऑर्गेनिक में ऑर्डर को असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज करना आना चाहिए। वो अगर आपको आ गया तो आप इजीली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैप्टर को तो इजीली कर पाओगे। तो आपका पहला स्टेप ये होगा, पहले तो आप इसका ट्रेंड देखो। ट्रेंड में क्या देखना है आपको, मतलब कि ये ट्रेंड कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, और मतलब रियलिटी, ट्रेंड की रियलिटी, ऐसे लिखो, ट्रेंड की रियलिटी देखो। फिर क्या आपका स्टेप होगा? स्टेप 2 आपका होगा कि उसकी एक्सेप्शन क्या है, और उसकी सारी एक्सेप्शंस आपको इस वीडियो में ट्रिक के थ्रू याद करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट वाले वीडियोस में यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ रहा है, खुद का दिमाग लगाना पड़ रहा है, पर नेक्स्ट वीडियोस में मैं आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह जो भी रहेंगी उनका एक्सेप्शन इस तरह से आपको याद करवाऊंगी कि आपको ये देखते ही आपको एक्सेप्शन याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए था, ये ग्रुप है भाई, इस तरह से होगा तो ये बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने इसको जस्ट ऑल्टरनेट कर दिया है, चेंज कर दिया है। ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया, ये चीज़ की है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लिख लो। और यहाँ पे भी क्या है, डी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वही लेंथेनॉइड का। चलो लिख डालो। देखो अब हमने बहुत सारी स्लाइड्स कवर कर ली, तो आपको पहले पूरा मतलब समरी अगर मैं बताऊं इस पूरे टॉपिक पूरे चैप्टर में, तो क्या आपने पढ़ा? सबसे पहले आपने एक गुफा में, मतलब एक सुराग में, है ना, वहां पे सुरंग में आप कैसे गए? आपको कंपस की जरूरत पड़ी, आपने मैग्नेटिक कंपस लिया और उसको पहले डिजाइन उसकी समझी, उसकी डिजाइनिंग समझने के बाद उसके पार्ट समझे। डिजाइनिंग मतलब कि आपने समझ लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट्स को खरीदा जा सकता है। इसको समझने के बाद आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कितने टाइप्स के रेडियस होते हैं। अच्छा, रेडियस के टाइप्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब रेडियस रिलेशनशिप में आते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं, पर एक्चुअली मैंने पहले 4 लिखे थे, फिर मैंने 3 कट करके 3 लिखे थे। वहाँ पे आप एक छोटा सा माइनर चेंज कर देना, वहाँ पे आप 4 लिख देना। मेरे को 3 पढ़ाने के पीछे का एक रीज़न ये था, मैंने आपको क्यों पढ़ाया था 3, ये बताने के लिए कि वहाँ पे वर्धमान मेडिकल कॉलेज का ट्रिक यूज करना था, वो थोड़ा सा रिलेटेड था। अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो चौथा टॉपिक है, मतलब चौथा पार्ट है। एक तो हमारा वर्धमान वाला, वैंडरवाल वाला, मेडिकल वाला, कौन सा,
मेटल वाला और कॉलेज मतलब कोवेलेंट, ये 3 इसमें आ गए। अब जो चौथा है वो क्या है? अब जो चौथा है वो है हमारा आयनिक रेडियस। आयनिक का मैंने पहले बोला था कि आयनिक का तो हो गया, ये कोवेलेंट है, पर ऐसा नहीं है। मैंने जब पता किया, जब मैंने एनालाइज किया, मैंने पढ़ के देखा, तो मुझे पता चला ये वाला टॉपिक छूट गया, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखो आयनिक रेडियस, डी पार्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट था, मतलब मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने नहीं किया तो आपने एटॉमिक रेडियस का सबसे बड़ा क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एक्सेप्शन से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप क्या होना चाहिए। आयनिक रेडियस मतलब जब आपको ऐसे रेडियस, ऐसे आपको आयंस दिख जाए, आपको क्वेश्चन में ना क्या पूछा जाएगा, जैसे आयंस दिखेंगे, क्या दिखेंगे आपको, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते वो बता रही हूँ। आप इमेजिन करो, आपको सपने में क्या आएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, अब ऐसे लिखो, एक क्वेश्चन पेपर बनाओ, उसमें लिखो एक क्वेश्चन आया, एग्जामिनर का एक क्वेश्चन आया, उसमें आयंस दिए आपको A+, B-, C-, C2-, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे आयंस है, और आपको बताया जा रहा है कि आपको इसको रेडियस के ऑर्डर में करना है, रेडियस को ऑर्डर में अरेंज करना है। अब कैसे करोगे, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। आपको तो मैंने एलिमेंट का करके बताया था, आपको तो मैंने ट्रेंड्स भी बता दिया, पर प्रॉब्लम क्या है, आयन देख के बहुत बच्चे डर जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने का ये है ट्रिक, ट्रिक मतलब स्टेप्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और इसको आंसर देने के स्टेप्स मैं अभी बता रही हूँ यहाँ पे। तो स्टेप 1 क्या है, आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले देखना है कि वो उसमें सेम क्या है। फाइंड विच वन इज सेम। अच्छा, सेम क्या, क्या सेम देखना है, क्या सेम। अच्छा बताती हूँ, इस एरो को अच्छे से लिखो, इलेक्ट्रॉन लिखा दिख रहा था। अच्छा, विच वन इज सेम मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, प्रोटॉन, क्या वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन सेम है या इलेक्ट्रॉन सेम है। मेरे कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूंगी, पर मैं पहले क्या बोल रही हूँ, आपको ये देखने की सेम क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम है या प्रोटॉन सेम है। इफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, अगर इलेक्ट्रॉन सेम दिख गया, देन अरेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोटॉन्स, और वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रोटॉन पे कंसेंट्रेट मारो, और अगर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन पे कंसेंट्रेट मारो। अब वाइस वर्सा का मतलब वही है कि मतलब इस प्रोटॉन को यहाँ पे लिख दो और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख दो अगले वर्ड में। हाँ, अच्छा, स्टेप 3 क्या है, जब आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया, मतलब कंसेंट्रेट करने के बाद जब आपने उसको अरेंज कर दिया, अगर सेम है तो निग्लेक्ट करो, फाइंड विच वन इज सेम एंड इग्नोर इट। कंसेंट्रेट ऑन, और कंसेंट्रेट किस में करना है, इस पे। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपको कंसेंट्रेट किस में करना है, जो डिफरेंट है, ठीक है ना, एंड कंसेंट्रेट ऑन डिफरेंट। क्या, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, बस आप ये यही लिखो, ठीक है ना। आपको मैं बताना यही चाहती हूँ कि अगर सेम है तो उसको इग्नोर करो, और अगर डिफरेंट है तो उस पर काम करो। और अगर आप जब उस पर काम करोगे तो आपको दिखेंगे कि प्रोटॉन की पर्टिकुलर ऑर्डर दिख रही है, छोटे से बड़ा हो रहा है प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन छोटे से बड़ा हो रहा है, वो बता दूंगी, अब जस्ट लिखो अभी तक, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन, अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आपको डेमो के साथ दिखाती हूँ, डेमो देती हूँ, डेमो। हाँ, ये देखो, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको लेके आती हूँ। हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और इस पर एक एक चार्ज लगा दो, +2 का चार्ज, +3 का चार्ज। अच्छा, अब आपको क्या करना है, पहले देखना है कि क्या सेम है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स काउंट करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो,
इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो पहले, काउंट इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, और प्लस लिखा है मतलब एक हटा दो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम में कितने होते हैं 12, +2 मतलब 10, और एल्यूमिनियम में 11 होते हैं, +3 मतलब 10, मतलब इन तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि तीनों की इलेक्ट्रॉन सेम है। समझ में आया अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ? सेम को देखो और इसको क्या करो, इग्नोर करो। तो कंसंट्रेट किस पे करना है, कंसंट्रेट इस पे करना है। क्यों? क्योंकि ये अगर सेम है तो ये ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ही होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, क्यों अलग अलग चीजें हैं? प्रोटॉन क्या होता है, किसी भी चीज का एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे आप लिख दो, प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर को बोलते हैं। मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहेगा। प्रोटॉन कभी भी अपने अस्तित्व को चेंज नहीं करेगा। पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एक ऐसा नेगेटिव बच्चा जो सिचुएशन को चेंज होते ही वहां से भाग जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई, इलेक्ट्रॉन्स बदल गए, पर प्रोटॉन का प्रोटॉन ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे है सोडियम, सोडियम में पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 11 ही होता है प्रोटॉन। मैग्नीशियम में 12 ही होता है प्रोटॉन, और एल्यूमिनियम में 13 ही होता है प्रोटॉन। 13 उसका एटॉमिक नंबर भी होता है, 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 10 भी 11 भी इसका एटॉमिक नंबर होता है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है आपको इस पे कंसंट्रेट करना है। इस पे कंसंट्रेट करने के बाद उसको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज कैसे करोगे? अच्छा, अब स्टेप 3 यहाँ पे काम आता है। मतलब अब आपको इस पे काम करना है। इस चीज को लिखो, फिर मैं स्टेप 1 को हटा देती हूँ, मिटा देती हूँ। यहां तक अगर लिख लिया तो ये वाला पार्ट में हटा रही हूँ। यहाँ पे आप स्टेप 3 लिखो। हाँ, देखो स्टेप 3 क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको देखना है अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन को देखना है, रेडियस इंक्रीजेस इफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, रेडियस डिक्रीजेस इफ प्रोटॉन क्या इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया? इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब आपने प्रोटॉन का नंबर निकाल लिया, अब आप अरेंज करो। अब इसका इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो प्रोटॉन की नंबर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जितना कम उतना ज़्यादा रेडियस। मतलब कि ये इसकी रेडियस इससे ज़्यादा, इसकी रेडियस इससे ज़्यादा, ये है रेडियस का अरेंजमेंट। समझ में आया? चलो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आयनिक रेडियस। पर मैं आपको 2 और एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ जिससे कि आप इस रेडियस को और अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पे मैं दूसरा अरेंजमेंट लिख के देती हूँ। तो दोस्त अब हम 2 क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन को हम करेंगे चेंज, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अच्छा आप मुझे बताओ, पहले आपको इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए या पहले आपको प्रोटॉन निकालना चाहिए? पहले आपको एक ऐसा चीज निकालना चाहिए जो कभी चेंज नहीं होता, फिर आपको वैसी चीज निकालनी चाहिए जिसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि पहले आप प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन निकालने के बाद फिर उसको प्लस माइनस कर करके उसको वो करो, क्योंकि प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर को तो आप जानते ही हो। इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना टाइम वेस्ट होगा उतना इजी होगा आपको प्रोटॉन निकालने में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको प्रोटॉन निकालना है। प्रोटॉन निकालो सबका। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक? 7। तो बस 7 प्रोटॉन लिख दो। 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 10 नहीं होता, इसका 11 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। ये लिख डाला। अब क्या करना है आपको, अब आपको इलेक्ट्रॉन्स उसमें से प्लस करने हैं। मतलब -3 मतलब +3 इलेक्ट्रॉन। +3 कर दो, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन, 11 - 1 ये प्लस है, बस इसको माइनस करना है, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन, 13 - 3 10 इलेक्ट्रॉन। से क्या दिख रहा है, सारे सेम इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। हाँ, ये चीज मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अच्छा अब आपको क्या पता चल रहा है, इसको आपको क्या कर रहे हैं, इग्नोर करना है।
और कंसंट्रेट किस पे मारना है, इस पे मारना है। क्या करना है, इस पे कंसंट्रेट मारना है। अच्छा, जिसकी नंबर प्रोटॉन की कम उसकी रेडियस ज़्यादा, मतलब ऐसे हो बढ़ेगा वो, मतलब इस तरह से इसका ऑर्डर निकल के आएगा। तो इसका बताओ मुझे, यहाँ पे आप मात खा जाओगे, पता है क्यों? यहाँ पे क्या होगा, पहले आपको प्रोटॉन निकालना है, पहले प्रोटॉन निकालो। 11 11 11 सेम दिख रहा है। अब आपको क्या पता चला, यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कंडीशन है, यहाँ पे उल्टा कंडीशन है, यहाँ पे प्रोटॉन सेम है, मतलब अब प्रोटॉन को इग्नोर मारना है आपको और किस पे कंसेंट्रेट करना है, इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो हरकत होने वाली है। देखो इलेक्ट्रॉन में से एक माइनस कर दो, प्लस मतलब माइनस कर दो, प्रोटॉन में से कुछ भी नहीं कर दो, 0 मतलब 10, एक प्लस कर दो, माइनस मतलब प्लस कर दो, 11 + 1 12, इसका मतलब 1 ही होता है। तो 12 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इससे आपको क्या पता चल रहा है, ओके यहाँ पे 11 होगा, 10 11 12, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा रेडियस, मतलब ये है। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट का अगर नेगेटिव चार्ज और अगर पॉजिटिव चार्ज और अगर न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट हुआ सेम एलिमेंट का, तो उसकी जो रेडियस होगी, उसकी एनायन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू न्यूट्रल वाले से एंड एज कंपेयर टू कैटायन वाले से। इस चीज़ को भी लिख दो। अच्छा, वो ये किसकी कंडीशन है, सेम एलिमेंट की कंडीशन है। बहुत बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि ये कब यूज़ करना है। समझ में आया, सेम एलिमेंट के कंडीशन में ये और बाकी के कंडीशन में स्टेप्स का इस्तेमाल करके करना है, भूल मत जाना कभी। तो यहीं पे होता है हमारा पूरा चैप्टर का एंड। बहुत बड़ा वीडियो था, किसी के रिक्वेस्ट की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा इतनी जल्दी, तो अगर कुछ छूट गया तो बता देना, और तब तक के लिए बाय बाय।